प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है जीएस बाई ईश्वर सर चैनल में। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज़ाना कुछ ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण एनसीईआरटी और सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहे। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रदूषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। जब वायु में, जल में, मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो उनकी प्रकृति के नहीं होते, तो हम कहते हैं कि वह प्रदूषित हो गए हैं। नीचे आप ये चित्र देख रहे हैं। चित्र में देखिए, जैसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, ये पानी है, पानी के अंदर प्लास्टिक है और है जो गंदगी पड़ी हुई है, तो इससे ये प्रदूषित हो जाते हैं। आगे देखिए, ओजोन परत। ओजोन परत होती है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से ओजोन बनता है। तो ओजोन की एक परत पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है और इसका अक्षय किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है ओजोन परत का अक्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस से होता है। यह गैस फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि में प्रयोग होती है। तो अब आप कहेंगे सर, ये ओजोन परत क्या काम आती है? तो जो पृथ्वी से सूर्य की किरणें, पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें आती हैं, उनमें सभी किरणें हमारे लिए लाभदायक नहीं होती हैं। उनमें से कुछ ऐसी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो मनुष्य के शरीर पे चमड़ी का कैंसर का कारण बनती हैं। तो जो ये ओजोन परत होती है, ये इस कैंसर कारक किरणों को रोक देती हैं। परंतु क्या है कि मनुष्य जब धीरे धीरे विकास कर रहा है, औद्योगिक विकास कर रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी कार्य भी कर रहा है कि उन कार्यों से पृथ्वी की ये जो ओजोन परत है वो कमज़ोर हो रही है और उसमें से वो हमारे लिए नुकसानदायक है। आगे देखिए, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 भूमि प्रदूषण, नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण और नंबर 5 प्रकाश प्रदूषण। तो जहाँ तक हो सके हमें इन 5 प्रकार के प्रदूषण का ध्यान रखना चाहिए कि हम पृथ्वी को प्रदूषित ना करें। भारत में पर्यावरण अवक्रमण के 2 कारण बताइए। अब आप सोचोगे सर, ये अवक्रमण शब्द क्या है? तो अवक्रमण का मतलब होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन अर्थात दुर्दशा। तो पर्यावरण के अवक्रमण अथवा पर्यावरण के दुर्दशा के निम्न कारण है। नंबर 1 बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण भूमि, जल, वायु आदि का अधिक दोहन होना। नंबर 2 है बढ़ते शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होना। नंबर 3 पर्यावरण भारत में पर्यावरण अवक्रमण अथवा पर्यावरण की दुर्दशा रोकने के 2 उपाय बताइए। अब की बार मैंने इसके अंदर ही लिख दिया कि पर्यावरण अवक्रमण क्या है, पर्यावरण की दुर्दशा है। तो उत्तर है नंबर 1 पर्यावरण के प्रति जन चेतना। जन चेतना मतलब लोगों के बीच में चेतना जागृत करना और लोगों को पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करने से रोकना। अर्थात वो ऐसे कार्य, ज़्यादा पेड़ मत काटें, ज़्यादा प्रदूषण मत फैलाएं या ज़्यादा जो CFC गैसें हैं उनका उत्सर्जन में अपना योगदान ना दें। नंबर 2 है इसका वनों का कटाव कम करके लोगों को अधिक से अधिक वनारोपण हेतु प्रोत्साहित करना, क्योंकि जो वन होते हैं वो हमारे सबसे अधिक अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड को खोल सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब आप देखिए, अभी पीछे ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई थी, चारों तरफ ऑक्सीजन की मारामारी हुई थी, जबकि जो पीपल है, नीम है, बड़ है, ये हमारे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और हमारे लोग इन्हें सबसे ज़्यादा कम उगा रहे हैं। प्रश्न 6 है HDI क्या है? तो HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो ये एक संस्था है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो HDI हर साल जारी करती है और उसके अंदर उन लोगों का, अलग अलग देश के लोगों का HDI बताया जाता है कि किस देश के लोग अधिक विकसित हैं और किस देश के लोग ज़्यादा खुश हैं। आगे प्रश्न 7 UNDP क्या है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका एक लोगो बना हुआ है, देखिए, एम्पायर्ड लाइव्स रेजिलेंट नेशंस, UNDP। तो इसके अंदर देखिए 2 ये पत्तियां बनी हुई हैं, जो 2 बाली बनी हुई हैं और उसके बीच में पूरी दुनिया का नक्शा है। तो ये जो UNDP है जो UNDP है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक संस्था है, उसका एक भाग कह सकते हैं, जो पूरी दुनिया के देश हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में
जानकारी इकट्ठा करती है और उसे प्रकाशित करती है। IMR। अगला प्रश्न है IMR क्या है? तो इसका उत्तर है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अर्थात शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है आपको बताया जा चुका है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। शिशु मृत्यु दर होती है 1000 बच्चों में से, प्रति 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र से पहले मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों की दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। PCI क्या है? तो PCI होता है पर कैपिटा इनकम, अर्थात प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या है वो आपको बताया जा चुका है। प्रति व्यक्ति आय होती है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। HPI क्या है? HPI है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव निर्धनता सूचकांक। तो ये देखिए ग्लोबल, आजकल ये ना HPI की जगह ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसके अंदर ये जैसे लाल रंग वाले हैं, तो ये जो लाल रंग वाले हैं ये सबसे गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीका के जो देश हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब देशों में आते हैं। उसके बाद में ये थोड़े थोड़े जो संतरी से रंग के हैं ये इनसे कुछ ठीक कंडीशन में है। उसके बाद में जो येलो येलो कलर्स में आपको दिख रहे हैं जैसे हमारा भारत है और है, ये थोड़े से और अच्छे कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा BMI क्या है? तो BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर को तो आपको पता है, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वो होता है जो एक किसी भी बॉडी के अंदर एक निश्चित अनुपात होता है। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, जो भी हमारे शरीर का जो कुल भार होता है उसको अगर 9.8 से अगर आप भाग दे देते हो तो आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं, द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि जैसे भार है किसी व्यक्ति का, वो पृथ्वी पे अगर 60 किलो है तो चांद पे जाके 10 किलो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के 1/6 है। ठीक है ना? तो भार तो अलग अलग हो गया, लेकिन जो द्रव्यमान है वो दोनों में एक ही रहेगा। जो द्रव्यमान यहाँ पे है वही द्रव्यमान वहाँ पे रहेगा। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो 9.8 है। तो इसलिए अगर आप किसी भी भार को 9.8 से भाग कर देते हो, 9.8 से डिवाइड कर देते हो तो आपका द्रव्यमान आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे BMI की। BMI में क्या है? अगर आपका BMI 18.50 से कम है, अब BMI निकालेंगे कैसे? तो जो शरीर का कुल भार है, शरीर का जो कुल भार है उसकी कुल लंबाई से अगर भाग दे देते हैं तो BMI आ जाएगा। अगर BMI 18.5 है, आप अपना घर पे भी निकाल सकते हो, 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो, मतलब आप कमज़ोर हो। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप स्वस्थ हो। अगर आपका BMI 25 से लेकर 29.99 के बीच में हो तो आपका वजन आपके कद की बजाय ज़्यादा है। और अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप मोटे हो। आगे देखिए अगला प्रश्न, साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता की दर को साक्षरता दर कहते हैं और ये निकाली जाती है प्रति 1000 पे। ठीक है, तो भारत के अंदर जो केरल है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, असम, जैसे ये छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पे साक्षरता दर अच्छी है क्योंकि वहाँ पे वो लोग अच्छी तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो बड़े राज्य हैं, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, वहाँ पे साक्षरता दर थोड़ी कम है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो किसी एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले कुल बच्चों की दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जैसे किसी देश के अंदर 1000 बच्चे पैदा होते हैं और उसमें से अगर 30 बच्चे या 25 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ की जो IMR है वो 25 है। अगला प्रश्न है निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? तो 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उसी आयु के कुल बच्चों के साथ अनुपात को निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे भूमि है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं, तो इनको आप दोबारा से यूज कर सकते हो।
हाँ, कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जैसे एक बार राजस्थान के एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार है ये बहुत ख़राब है, ये आपको जो पानी नहरों में लगाने के लिए दे रही है, इस पानी में से पहले बिजली बना लेती है और बिजली बनाने के बाद में इस पानी को, जो खाली पानी बच जाता है, थोथा पानी बच जाता है, वो आपको खेतों में लगाने के लिए दे देती है और इसीलिए आपके खेतों में फसल नहीं होते। और देखिए लोग कितने भोले हैं कि लोग उसकी बात पे तालियां भी बजा रहे थे, ओहो नेताजी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं होता वास्तव में। नवीकरणीय संसाधन ये होते हैं जिनका आप बार बार प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इनका प्रयोग करने से ये कम नहीं होगी। सौर ऊर्जा अगर आपने यूज कर ली तो वो ख़त्म नहीं होगी। अगर आपने पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोडीजल है, तो ये ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं, ये यहाँ पे वे लगना था, ये रह गया, जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद में दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थार्थ नहीं है, अर्थार्थ आएगा यहाँ पे, अर्थार्थ ठीक कर लेना। अर्थार्थ समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनके बीच में भी कोमा लगा लेना। तो ये ऐसे संसाधन हैं जिसका एक निश्चित भंडार है, उसके बाद में ये समाप्त हो जाएंगे और इनको दोबारा से पुनः चक्रण होने में काफ़ी समय लगेगा। जो नवीकरणीय होते हैं उनका पुनः चक्रण जल्दी हो जाता है और जो अनवीकरणीय होते हैं उनका पुनः चक्रण बहुत बाद में होता है। तो धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी ना लगे तो आप कमेंट में मुझे राय दे सकते हैं कि क्या और किया जाए ताकि इसमें और भी सुधार किया जा सके। शुरुआती दिन है इसलिए मोबाइल पे ही काम चला रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं आता। धन्यवाद।